जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस। यानी इससे पहले हमने अपने एक ईयर का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने 2009 के पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2010 का फर्स्ट पेपर, दैट इज अप्रैल वाला पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके हम सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में जो आए हुए हैं सबको डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं, हम हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे सो दैट आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। तो बिना देर करे हुए शुरुआत करते हैं बेटा इस वीडियो की। देखिए, पहला हमारे पास क्या है, मैं देखो क्या बताया मैंने आपको कि एनडीए फर्स्ट फिजिक्स का 2010 के पेपर के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं, जिसमें आपको देख रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर है? देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि पिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स। देखिए, तो पूछा गया है कि पिच क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, यानी ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतु है। ठीक है, हिंदी में इस पिच को तारतु बोलते हैं। और ये किसका अभिलक्षण है, यानी किसका लक्षण है? ये आपके ध्वनि का लक्षण है, यानी साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो निर्भर करता है, यानी किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पिच होता क्या है। देखिए, जो पिच होता है ना, इसका जो मतलब होता है, ये जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें नोट कहते हैं, हम एक टर्म यूज होता है नोट। और ये नोट जो हमें बताता है ये कितना हाई है या लो है, ये किससे हमें पता चलता है? पिच से पता चलता है। अगर हम कहते हैं करके कि हमारे पास क्या है कि हाई पिच है, तो मतलब नोट उसका हाई है। अगर हम कह रहे हैं लो पिच है, तो नोट उसका लो है। क्लियर है? अब जरा ऑप्शंस को समझ लेते हैं। ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि किस पर डिपेंड करता है, क्या इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी तीव्रता पर डिपेंड करता है, क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है, या गुणता पर निर्भर करता है, या नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक और बात समझ लीजिए, जो क्वालिटी है उसको एक और वर्ड यूज किया जाता है, टिम्बर। क्या यूज किया जाता है? टिम्बर। अब देखिए, इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया साउंड की होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहा मैंने इंटेंसिटी को? इंटेंसिटी को मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा। प्रति एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा हमारी क्या है? तीव्रता है, यानी इंटेंसिटी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन करेगा साउंड, वो क्या हो गया है? उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति हो गई। अब देखो, क्वालिटी या टिम्बर क्या है? क्वालिटी या टिम्बर यानी गुणता हमें ये बताता है। देखिए, गुणता हमें क्या बताता है? ये क्वालिटी जो है हमें डिस्टिंग्विश करवाता है। अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, दो साउंड है। क्या है? दो साउंड है जिनकी पिच और लाउडनेस एक है। क्या है? पिच एंड लाउडनेस जो है एक ही है, यानी पिच और लाउडनेस अगर साउंड की एक ही है, तो हमें इन दोनों में फर्क कौन बताएगा? कि जैसे मान लो एक क्या आ रही है, गिटार की आवाज आ रही है और एक सितार की आवाज आ रही है, तो दोनों की मान लो अगर पिच और लाउडनेस एक ही है, बट हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना कि ये गिटार बज रहा होगा, ये सितार बज रहा होगा। तो ये किसके थ्रू हो पाता है? इस क्वालिटी के थ्रू ही हो पाता है, टिम्बर के थ्रू हो पाता है। अब देखिए, पिच का मैंने क्या मतलब बताया? हाई नोट और लो नोट। अब देखो, हाई हाई और लो किस में बात आती है? हम जब ये पढ़ते हैं, हाई और लो इन वेव्स में बात आती है, यानी फ्रीक्वेंसी की बात आती है। तो बेसिकली पिच जो है ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर। इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारे पास, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी नहीं, इंटेंसिटी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा अभी? फ्रीक्वेंसी। ये तो एनर्जी को डिनोट करता है, इंटेंसिटी जो है एनर्जी को डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी किसको डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में। तो ये ऑसिलेशन जैसे ही बढ़ते और कम होते हैं तो आपका क्या होता है कि हाई नोट या नो नोट आ जाता है।
हाई नोट या लो नोट आ जाता है। तो इसलिए क्या है, आपके पास पिच का जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन 1 फॉर, यानी मेरे को ऑप्शन दे रखे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बोथ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, नीदर माइक्रोस्कोप नॉर टेलीस्कोप। यानी मुझे क्या दे रखा, अभिदृश्यक की, यानी किसी भी एक मेरे पास क्या है, कोई मेरे पास क्या है, एक हमारे पास यंत्र है जिसका मुझे फोकस दूरी का, नेत्रक की फोकस दूरी और अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रक की फोकस दूरी के अनुपात को दे रखा है और कह रखा है वो 1 से अधिक है। यानी मुझे अगर मैं ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कहूं तो उसे F0 से डिनोट कर लेते हैं और टू द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस को FE लिख लेते हैं। तो ये कितना दे रखा है, ग्रेटर देन 1 दे रखा है, यानी ये मेरे पास है ग्रेटर देन 1। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात कर रखी है। जरा थोड़ा सा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में हम क्या देख लेते हैं, इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप क्या होता है। देखिए, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर टेलीस्कोप डाल लेते हैं, टेलीस्कोप डाल लेते हैं। देखिए, पहला जो होता है ये वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं इसका ले लूं कि कोई भी जैसा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को देखने के लिए, या जैसे मेरे पास अमीबा है, अमीबा को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होता है। टेलीस्कोप का यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने में, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने में, या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स मतलब खगोलीय पिंडों को देखने में, खगोलीय पिंडों को देखने में। अब जैसे एग्जांपल मैं ले लूं तो हमारे पास क्या हो गया, जैसे मून हो गया, है ना, गैलेक्सीज हो गई या प्लैनेट्स हो गए मेरे पास, ये सारे कैसे आ गए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें मेरे पास 2 लेंस होते हैं। कैसे होते हैं, 2 लेंस होते हैं और दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं। एक तो आईपीस होता है एंड दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक वैसा ही इसमें क्या है, टेलीस्कोप में भी क्या होता है, 2 लेंसेस होते हैं, एक इसमें भी आईपीस होता है एंड दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, क्लियर है। तीसरी चीज, अब जो इसमें आईपीस होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें जो आईपीस की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, देखिए इसमें जो हमारे पास केस होता है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जो होती है वो लेस देन F0 होता है। क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस जो होती है वो लेस देन F0 होता है और इसमें आईपीस जो होता है वो ग्रेटर देन F0 होता है। अब मुझे क्या निकालना है, F0 अपॉन Fe ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो क्या मैं यहां पर इसे ऐसा लिख सकता हूं कि 1 इज F0 ओवर Fe इज ग्रेटर देन 1। क्या ये कंडीशन आ रही है, और ये कंडीशन किसके लिए आ रही है, टेलीस्कोप के लिए आ रही है। तो आंसर क्या हो गया इसका, टेलीस्कोप हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इज। मुझे क्या बताना है, समांतर क्रम में, क्या बता रहा है, पैरेलल में हमारे पास समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। यानी मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास रेजिस्टेंस है जिन्हें किसमें लगाया गया है, पैरेलल में लगाया गया है। क्लियर है, इस तरीके से इन्हें पैरेलल में लगाया गया है और हर एक का जो रेजिस्टेंस है आर 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 है। मुझे इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ही निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये 3/r आ गया। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, r/3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अगले में चलते हैं। अ फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब भी हम क्या करते हैं, पसीने से तरबतर होकर आते हैं कमरे में और जैसे ही फैन को खोलते हैं तो हमें क्या होती है, कूलिंग फील होती है, यानी हम ठंडा महसूस करने लगते हैं पंखे को खोलने पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, आर बॉडी रेडिएट्स मोर हीट इन एयर, नहीं, फैन सप्लाइज कूल एयर, ठीक है, करता है पर उससे नहीं होता है। कंडक्टिविटी ऑफ एयर इंक्रीजेस, ऐसा नहीं होता है। आर पर्सिपिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, बिल्कुल सही। जो पसीना हमें आया हुआ होता है, जो पर्सिपिरेशन जिसे स्वेट बोलते हैं, पसीना बोलते हैं, जितनी जल्दी वो वाष्पीकृत होगा
इवेपोरेट होगा उतना ही हमें कंफर्ट या ठंडा महसूस होगा। तो आंसर कौन सा आ गया? आर परसिपिरेशन इवेपोरेट्स रैपिडली, यानी हमारा पसीना दूरता से वाष्पित होता है, यानी जल्दी जल्दी वापस वाष्पित होता है। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या क्या बोले गए हैं, देखो इनमें से कौन सा एक ऐसा जो कथन है वो सही है, ऐसा पूछा गया है। ओनली इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, बिल्कुल गलत बात है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत बात है। प्रोटॉन तो रिसाइड करते हैं, प्रोटॉन तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ओनली क्या हमारे पास ओनली न्यूट्रॉन्स रिसाइड इनसाइड? बिल्कुल नहीं, न्यूट्रॉन्स भी रिसाइड नहीं करते हैं। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एटम के अंदर देखो कैसा होता है कि ये मेरे पास क्या है? मेरा न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके अंदर मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ इस तरीके से ऑर्बिट्स में गति कर रहे होते हैं। एक चीज और, जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं, इन्हें एक साथ जो नाम दिया गया है वो है न्यूक्लियॉन। इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है एक साथ। तो हम ऐसा भी कहते हैं करके कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन रिजाइड करते हैं, रहते हैं। इसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है? द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एक्सरे टू द गामा रे, यानी मुझे वेलोसिटी ऑफ एक्सरे अपॉन वेलोसिटी ऑफ गामा रे का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। पहली बात, जो एक्सरे और गामा रे होती है बेटा, ये कौन सी वेव्स है? ये EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती है? स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है, यानी सी की स्पीड से ट्रैवल करती है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, गामा रेज हो गई आपकी, एक्स रेज हो गई आपके पास, अल्ट्रावायलेट हो गई, विजिबल रेज हो गई, इंफ्रारेड रेज हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सारी की सारी आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाई करती है, और ये सारी की सारी प्रकाश की चाल से गति करती है। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा? C अपॉन C, C से C कैंसिल, तो इसका मतलब 1 हो गया। इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपके पास? इन दोनों के रेशियो का 1 आ गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इन आपको क्या दे रखा है? दो रेस का एक पेयर दे रखा है, उनमें से आपको बताना कि कौन सा आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति रखता है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति रखता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें मैंने अभी अभी आपको बताया था, एक तो गामा रेज होती है, ठीक है, एक हमारे पास एक्स रेज होती है, ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है? यूवी यानी अल्ट्रावायलेट होती है, एक हमारे पास विजिबल लाइट होती है, ठीक है, विजिबल लाइट होती है, एक हमारे पास इंफ्रारेड होती है, ठीक है, इंफ्रारेड रेज होती है। फिर हमारे पास क्या होती है? माइक्रोवेव्स होती है। फिर हमारे पास क्या होती है? रेडियो वेव्स होती है, ठीक है। और इन्हें हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास EMW है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यानी विद्युत चुंबकीय हमारे पास क्या है? ये वेव्स है। क्लियर है? तो देखो हमारे पास इनमें से कौन सा एक पेयर? देखो बीटा रे और गामा रे, नहीं गामा रे तो होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन बीटा रे नहीं होती है, तो गलत हो गया, ठीक है। कैथोड रे एंड एक्सरे होती है, लेकिन कैथोड रे नहीं होती है, गलत हो गया। अल्फा रेज नहीं होती है, गलत हो गया। एक्स रेज एंड गामा रेज बिल्कुल सही, एक्सरे और गामा रे का ये पहला ही पैर है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? इसके पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट जो होता है, जैसे मैंने बार मैग्नेट बना दिया नॉर्थ और साउथ, तो इसमें आपकी क्या बन जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी क्या बन जाती है? आपके पास इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन जाती है। तो ये क्या बोल रहा है? इंटरसेक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहो, क्या कहो, या आपके पास क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं कहूं या वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहूं, दोनों की दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है? इंटरसेक्ट एट न्यूट्रल पॉइंट्स, कहीं भी नहीं करती है। इंटरसेक्ट ओनली एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, बिल्कुल नहीं करती है। कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल, बिल्कुल सही। देखो अगर मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन होती है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं होती है, या जो आपके पास
वैद्युत बल रेखाएं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है, और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करती है, डायरेक्शन को डिनोट करती है। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या हो जाएगी, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या नहीं करती है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्या पूछ रहा है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है आपके पास, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे, इसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं इसे, प्रतिरोधकता कहते हैं इसे, ठीक है। तो एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। देखो मैं आपको बता दूं बेटा, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। यहां पर जो ये रो है यही मेरा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी है। देखो जो R होता है वो L पर भी डिपेंड करता है, यानी लेंथ ऑफ वायर पर भी डिपेंड करता है, यानी कंडक्टर चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो रो होता है वो केवल और केवल क्या करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटीरियल। सिर्फ क्या करता है, पदार्थ की किस पर, प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है केवल। अब देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, देखो लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड मटेरियल ऑफ द वायर, ये आर होता है। प्रतिरोध जो है लेंथ ऑफ वायर पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है, और मटेरियल ऑफ द वायर पर भी डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया हमारे पास, क्लियर है। अगला है लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मटीरियल ऑफ द वायर ओनली बट नीदर ऑन द लेंथ ऑफ द वायर नॉर ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कि ये बोल रहा है कि जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है यानी विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल किस पर निर्भर कर रहा है, मटीरियल ऑफ द वायर पे निर्भर कर रहा है, ना ही लेंथ पर ना ही क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद क्या है कि एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, हीट इज जनरेटेड। अच्छा, व्हेन एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड, जब क्या होता है, एक्सरे का उत्पादन होता है तो हीट इज जनरेटेड एट द टारगेट। अच्छा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट द टारगेट, द टेम्परेचर ऑफ द टारगेट रिमेन्स कांस्टेंट, ब्रिलियंट लाइट इज सीन एट द टारगेट। एक्चुअली क्या होता है, एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रोड्स को एट हाई टेम्परेचर हीट किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, हीट किया जाता है इलेक्ट्रोड्स को एट हाई टेम्परेचर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से एक्सेलरेट करते हैं और टारगेट को जाकर हिट करते हैं। और जब ये टारगेट को हिट करते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे एक्सरे बनती है। इसका मतलब है कि एक्सरे जब प्रोड्यूस होती है, हीट इज जनरेटेड एट द टारगेट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। मैंने क्या कहा, कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है, हीट के इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करते हैं और टारगेट को हिट करते हैं। टारगेट को जैसे ही हिट करते हैं तो उस टारगेट पे क्या हो जाती है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, यानी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है और उसी से एक्सरे बनती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ठीक है। यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला क्या बोल रहा है, a vertical plane passing through the axis of freely suspended magnet is called the magnetic meridian, यानी मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से जाते एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर
कहते हैं। अच्छा, अगर मैं सस्पेंड करूंगा किसी बार मैग्नेट को इस तरीके से, मान लो, तो क्या हो जाएगा, इसका ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, और ये जो इससे एक्सिस पास होगी ना, ये क्या हो जाएगी, ये होती है मैग्नेटिक, इसे ही मेरिडियन कहते हैं। जो एक्सिस इससे पास हो रही है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो पहला सही कह रहा है कि वर्टिकल प्लेन, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन जो है, ये डॉटेड लाइन बनाई, इसे वर्टिकल प्लेन माने अगर, तो हम बनाए अगर, तो ये वर्टिकल प्लेन क्या करेगी, एक्सिस फ्रीली क्या करने पर, सस्पेंड करने पर मैग्नेट को, मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये हमारे पास। अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। बिल्कुल सही है। ये मेरे पास क्या है, अर्थ है, और मान लेते हैं ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसके अबाउट ये एक्सिस क्या कर रही है, एक्सिस से अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, बिल्कुल सही। इसी तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास एक्सिस है, इसे ही मैं क्या कहूंगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन कहूंगा। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। द डिग्री टू विच द मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट ए मीडियम इज नोन एज द रिलेटिव परमियाबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। देखो, रिलेटिव परमियाबिलिटी हमें पेनिट्रेशन की एबिलिटी को ही बताता है किसी फील्ड, किसी भी मीडियम के। अगर देखो हमारे पास, अगर मीडियम जो है, अगर मीडियम रेयर होता है ना, तो पेनिट्रेशन हाई होता है। पेनिट्रेशन क्या होता है, हाई होता है। लेकिन अगर मीडियम क्या है मेरे पास, डेंस है, तो पेनिट्रेशन क्या होता है, लो होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तीन पहले के सही हो गए। अगला है द रिलेटिव परमियाबिलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका रिलेटिव परमियाबिलिटी जो होता है, इसे म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे म्यू आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसे म्यू ओवर म्यू नॉट लिखा जाता है। ये म्यू क्या है, ये आपके पास परमियाबिलिटी ऑफ सब्सटेंस है, और ये म्यू नॉट क्या है, ये परमियाबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम है। लेकिन है तो दोनों परमियाबिलिटी का ही रेशियो ना, तो इसकी क्या होगी, इट हैज नो यूनिट। तो अगर कोई यूनिट नहीं है तो नो डायमेंशन आपकी। द रिलेटिव परमियाबिलिटी इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये एक्चुअली में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी यूनिट ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया, ये आपका सही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर द पोजीशन ऑफ द इमेज इज। वेरी क्लियर। अगर एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो जो इमेज बनती है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है, एंड रियल एंड इनवर्टेड बनती है। बहुत क्लियर है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है कॉनकेव मिरर के लिए, और जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसका मतलब एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पर ही सेम साइज बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो पहले इसको समझने से पहले, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ एफ होता है। जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। अगर अब मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालूं तो 2 इंटू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा मेरे पास, r इज इक्वल्स टू भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्लेन मिरर यानी जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो इनफाइनाइट ही होती है, यानी अनंत होती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, अ कॉइन इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स रेज्ड, दिस फिनोमिना अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। वेरी क्लियर है,
हमने देखा होगा करके, आपने क्लास 11th में 10th में पढ़ा होगा, जब रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा तो उसमें देखा गया होगा एक पेंसिल को जब आप डिप करके या पेन को डिप करके वाटर ग्लास में रखते हैं तो वो पेंसिल जो है वो थोड़ी सी बेंड करते हुए दिखाई देती है। किसकी वजह से होता है आपके पास? वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसी तरीके से अगर आप सिक्के को क्या करते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो वो बॉटम में तो चला जाता है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं ऊपर से तो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है वो, ठीक है, उसके सतह से ऊपर दिखाई देता है। तो किसकी वजह से है ये? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट, a part of it is reflected and a part is refracted. The reflected and refracted rays can be perpendicular to each other for, देखो ये क्या बोल रहा है, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी किस कंडीशन में? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक ये ग्लास स्लैब मान लिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, जब इस पर कोई रे ड्रॉप हो रही है तो किसी भी सरफेस पर जब रे ड्रॉप होती है तो वो पार्शियली रिफ्लेक्ट करती है और पार्शियली रिफ्रैक्ट करती है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी एक कंडीशन है जिसके लिए आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है उन दोनों के बीच का कोण 90 अंश हो। वेरी क्लियर, ये ब्रूस्टर्स लॉ है। अगर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा तो ब्रूस्टर्स लॉ है। ब्रूस्टर्स लॉ किसके लिए होता है? अनपोलराइज्ड जो लाइट होती है, अनपोलराइज्ड जो लाइट होती है उसे पोलराइज करने के लिए होती है। किसके लिए होती है? पोलराइज, यानी अध्रुवित जो प्रकाश होता है उसे ध्रुवित करने के लिए होता है। जैसे जब रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक किया जाता है किसी सरफेस पर, अगर वो क्या है, अध्रुवित है, ये बना दिया मैंने अध्रुवित प्रकाश, ये क्या बना दिया? अध्रुवित प्रकाश बना दिया, ठीक है। अभी यहां पर इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, अभी कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट जो होगा वो क्या होगा? पोलराइज्ड होगा, जो रिफ्लेक्ट होगा वो पोलराइज्ड होगा और इसी तरीके से रिफ्रैक्ट भी होगा, ठीक है, और वो स्लाइटली पोलराइज्ड होगा, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन स्लाइटली पोलराइज्ड होगा। देखो ये क्या है हमारे पास, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारे पास क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। और ब्रूस्टर्स लॉ के अकॉर्डिंग इनके बीच का जो ये कोण बनता है ये 90 डिग्री होता है। ये किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बनता है, किस आपतन कोण के लिए बनता है? एक स्पेसिफिक एंगल के लिए बनता है जिसका नाम होता है ब्रूस्टर्स एंगल। क्या होता है? ब्रूस्टर्स एंगल, ब्रूस्टर्स कोण, ठीक है। ये जो लाइट है मेरे पास कैसी आ रही है, यहां से अनपोलराइज्ड है, अध्रुवित है, और इधर जो रिफ्लेक्टेड है वो पोलराइज्ड हो जाती है और जो रिफ्रैक्टेड है वो स्लाइटली पोलराइज्ड होती है, ठीक है। तो यानी कोई स्पेसिफिक एंगल है जिसके लिए आपके पास ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री, बिल्कुल नहीं। ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सही है। सिर्फ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ऐसा हो रहा है जिसे हम ब्रूस्टर एंगल कह रहे हैं। क्लियर है? अगला मेरे पास क्या आ गया, देखिए, अ मैन विथ ए डार्क स्किन इन कंपेरिजन विथ ए मैन विथ व्हाइट स्किन विल एक्सपीरियंस लेस हीट एंड लेस कोल्ड। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास क्या होती है, डार्क एंड अगर ब्लैक स्किन की बात की जा रही है तो दीज आर गुड एब्जॉर्वर ऑफ हीट, एब्जॉर्वर ऑफ हीट एंड लाइट। ये हीट और लाइट के क्या है, अच्छे अवशोषक है। इसी तरीके से जो मेरे पास शाइनी एंड व्हाइट स्किन होती है वो क्या होते हैं, बैड एब्जॉर्वर, यानी बुरे अवशोषक होते हैं किसके, ऊष्मा और प्रकाश के, ठीक है। तो कौन सा सही होगा,
अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद द मैन विद अ व्हाइट स्किन, यानी डार्क स्किन का कंपैरिजन किया जा रहा है व्हाइट स्किन से। लेस हीट नहीं, अच्छा हीट ऑब्जर्व करता है, एंड लेस कोल्ड नहीं, लेस हीट। देखो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, देखो मोर हीट एंड लेस कोल्ड वाला केस हो जाएगा, क्योंकि क्या करेगा, ब्लैक स्किन जो है व्हाइट के कंपैरिजन में क्या होगी, अधिक हीट एब्जॉर्व करेगा, तो लेस कोल्ड भी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है, जब हीट अधिक एब्जॉर्व करेगा तो ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, कौन सा इसमें से स्मॉलेस्ट टेम्परेचर को डिनोट करता है। देखिए हमारे सेल्सियस स्केल दे रखा है, कैल्विन स्केल दे रखा है, फ़ारेनहाइट स्केल दे रखा है, रीमर स्केल दे रखा है। पहले इनमें रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या होता है इनमें कि C माइनस 0/5 होता है, ठीक है, C माइनस 0/5 होता है, F माइनस 32/9 होता है, और उसके बाद मेरे पास होता है K माइनस 273/5 होता है, और एक होता है मेरे पास रीमर स्केल होता है R माइनस 0/5 होता है। ये मेरे पास रिलेशन हो गया, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो रीमर स्केल, सबसे पहला जो छोटा आपके पास स्केल होता है वो आपके पास होता है रीमर स्केल। आपके पास देखिए सबसे जो छोटा स्केल, यहां पर सबसे जो छोटी वैल्यू है ना, वो फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट स्केल पर जो ये वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। 1 डिग्री जो दे रखा है ये फ़ारेनहाइट स्केल पर सबसे छोटी वैल्यू होती है। क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू ये आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल पर होती है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया आपका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ पार्टिकल ऑसिलेट्स इन वन डायमेंशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन सब्जेक्ट टू ए फोर्स Fx that has associated potential energy Ux, K is the force constant, which one of the following relation is true। ठीक हो गया, तो हमें क्या दे रखा है कि इस तरीके से क्या दे रखा है, एक पार्टिकल का ऑसिलेशन दे रखा है वन डायमेंशन में अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेशन हो रहा है किसी पार्टिकल का वन डायमेंशन में। क्लियर है, इस तरीके से वाइब्रेशन होगा। ठीक हो गया, जैसे हम स्प्रिंग को क्या करें, यहां से बांध दे और इस तरीके से स्ट्रेच करें और छोड़ दे, तो ये जो वाइब्रेशन हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन में हो जाएगा। क्लियर है, जब वाइब्रेशन होता है तो एक चीज होती है यहाँ पर, एक तो Fx जो होता है फोर्स होता है रीस्टोरिंग फोर्स, ये F जो है रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये माइनस KX के इक्वल होता है, हमेशा याद रखिए। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की आप बात करोगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, वो होती है हाफ KX², याद रखोगे हमेशा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन, एक तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है आपको, माइनस KX हो गया। लेकिन ये जो आपको दे रखा है U, एक तो हाफ KX दे रखा है जो कि गलत है, और एक हाफ K² दे रखा है जो कि गलत है। तो अगर ये ऑप्शन होता तो ये भी सही होता। तो वन डायमेंशनल में अगर हमारे पास क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो माइनस KX होता है, और जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ KX² होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस क्या होगा। देखो, जब SHM होता है ना, तो 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, एक तो पोजीशन एंड जो आपके पास वेलोसिटी होता है उसके बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसे पाई बाई 2 लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा, जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच फेज डिफरेंस होता है वो याद रखोगे, वो भी 90 डिग्री और पाई/2 होता है। लेकिन थर्ड, जो आपका पोजीशन एंड एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री और पाई होता है। तो अब आप लगा लीजिए कि किसके बीच पूछा गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का होता है, तो यानी आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट है, इतना फेज डिफरेंस होता है SHM में। क्लियर है, अगला पूछा जा रहा है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अच्छा, ग्राउंड से क्या किया जा रहा है, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, तो मैक्सिमम मान लो यहां तक पहुंच गई, यहां तक इसने क्या कर दिया, h हाइट ट्रेवल कर ली मान लेते हैं, तो यहां h हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है mgh।
तो जब बॉल को थ्रो किया जा रहा है और वो नीचे भी आ रही है, तो देखो जो हमारे पास हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट होती है, वहां पर मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो भी mgh। क्लियर है। और ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, वो भी हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh के इक्वल ही होती है। क्लियर है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आ गया। अगला पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसमें सेम डायमेंशन नहीं है। पहला पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, भाई सेम डायमेंशन है, एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2 आपके पास एनर्जी की डायमेंशन होती है, तो दोनों एनर्जी सेम डायमेंशन होगी। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। देखो डेंसिटी रो जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी जो होता है वो मैंने आपको कल ही बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखोगे जरा हमारे पास, तो ये देखोगे करके कि जो ये मेरे पास आ रहा है m/v, मेरे पास एक डेंसिटी आ रही है। अच्छा, इसकी यूनिट अलग आ जाएगी मेरे पास, और स्पेसिफिक डेंसिटी इसकी यूनिट मेरे पास, ये तो यूनिट लेस हो गई मेरे पास डेंसिटी और डेंसिटी का, तो ये डायमेंशन लेस हो गई, डायमेंशन लेस हो गई है मेरे पास। तो इसका मतलब है इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी की। यही आंसर क्या होगा, सही होगा। देखो फोकल लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गई है, और हाइट भी हमारे पास लेंथ हो गई, तो दोनों की डायमेंशन एल हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, फ्रिक्शनल फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती है, तो दोनों की डायमेंशन सेम हो जाएगी, जो फोर्स की होती है mlt-2। ठीक हो गया। अगला मेरे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति, एक समान गति। ये होता क्या है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। ये गलत हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ये आपका रिटार्डेशन हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें भी आपका बार बार चेंज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, क्योंकि देख रहे होगे इक्वली डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे जैसे टाइम को बढ़ाओगे वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी साथ में बढ़ेगा, यानी यहाँ पर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, जो कि यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अगला पूछा जा रहा है हाउ मेनी 60 वॉट bulbs may be safely used in a 240 watt supply with 4 ampere fuse। ठीक है, तो टोटल पावर निकाल लो, जैसा 2009 में क्वेश्चन आया था वैसा ही है। पावर इज इक्वल्स टू वी आई होता है, वी कितना दे रखा है 240 इंटू कितना हो गया 4 हो गया, 4 4 16 16 4 2 8 और 1 9 460, यानी इतनी टोटल पावर के बल्ब लग सकते हैं। अब एक की कितनी है, एक की कितनी है, वन बल्ब की पावर क्या है, वन बल्ब कितना कंज्यूम कर रहा है 60 वॉट कंज्यूम कर रहा है। तो नंबर ऑफ बल्ब क्या हो जाएंगे, n इज इक्वल्स टू 960 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6 6 6 36, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ वेसल कंटेन ऑयल डेंसिटी ओवर ए लिक्विड and density ये and a homogeneous sphere of volume V floats with half of its volume immersed in the liquid and the other half in oil। जैसा क्वेश्चन बच्चों देखो 2009 के सेकंड पेपर में आया होता सेम क्वेश्चन है, बट यहां पर हमें क्या कर रखा है, इस समय उसका वेट पूछा हुआ है, वहां डेंसिटी पूछी हुई थी आपके स्फेयर की। तो देखो देखो इस तरीके की कहानी है, ये बीकर है मान लो, ठीक है, और ये आपके पास क्या करा हुआ है, मान लेते हैं ये आपके पास नीचे वाटर ले लेते हैं, ये वाटर हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर ले लेते हैं ऑयल, ये हो गया ऑयल। अब क्या कर रहा है कि आपका जो एक स्फेयर है,
वो स्फेयर आधा किस में है, आधा तो ऑयल में है, ये मान लेते हैं ये ऑयल है और ये वाटर है, आधा ऑयल में है और आधा क्या है, वाटर में है। तो इसका मतलब है कि इस पर जो टोटल अपथ्रस्ट लग रहा होगा, किस पर, इस स्फेयर पे, वो आधा इस ऑयल के थ्रू लग रहा होगा और आधा वाटर के थ्रू लग रहा होगा। इसका मतलब इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा अपथ्रस्ट जो ऑयल लगा रहा है प्लस अपथ्रस्ट जो वाटर लगा रहा है। क्लियर है? अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वेट, अपथ्रस्ट जो वाटर लगा रहा है, अपथ्रस्ट के लिए हमारे पास क्या गया, फोर्स है, हमारे पास वेट है, हमारे पास अपथ्रस्ट क्या हो गया, वेट है, तो mgh होता है। तो mg के लिए क्या लिखते हैं, v इंटू रो1 ऑयल का दे रखा है इंटू जी, और वेलोस अगर आधे की बात की जा रही तो v/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा ऑयल में है तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा, प्लस v/2 वाटर का कितना दे रखा है, v2 इंटू जी हो गया। इसे निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रो1 प्लस रो2, v कॉमन हो गया और g/2। ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में फॉर अ सिंपल पेंडुलम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, यानी सरल आवर्त गति के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन क्या है, सत्य है। द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, बिल्कुल सही बात है भाई। कोई पेंडुलम है, जब वो ऑसिलेट करता है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है। यहां पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो सही है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि देखो अगर तुम देखोगे तो यहां पर आते ही, यहां पर तो हाइट h होती है, यहां पर भी हाइट h होती है, यानी यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर वो मैक्सिमम होती है। सेम यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यहां पर वो मैक्सिमम होती है, और यहां पर जीरो होती है, किस पर, मीन पोजीशन पर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला एसएचएम में, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है मीन पोजीशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि x मीन पोजीशन पर जीरो है तो a इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम कब होता है, जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, जब x इज इक्वल टू वाई होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो a मैक्सिमम हो जाता है उस केस में माइनस ओमेगा y आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन वाली बात आपके पास क्या हो गई है, गलत हो गई है। तो इसलिए आपके पास कौन सा ऑप्शन सही है, सिर्फ ए ऑप्शन सही है, यानी आपके पास वन ओनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो थे बेटा आपके एनडीए फर्स्ट 2010 में आए हुए फिजिक्स के सारे क्वेश्चन थे। 25 क्वेश्चंस आपके हर एक पेपर में लगभग आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी तरीके से 2009 में भी आपने देखा था कि 25 क्वेश्चंस, यानी आपके 100 नंबर के ये क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट लग रहा है जो आपके नए नए कंसेप्ट्स को बिल्डअप कर रहा है, जिससे जो अपकमिंग एनडीए का एग्जाम जो होने वाला है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये जितना भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करा जा रहा है, इसलिए किसी भी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो आ नहीं रही होगी इस कंटेंट से। तो आपका क्या काम है, इन सारी वीडियोस को देखिए, इन क्वेश्चंस को लगाइए, और इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स बिल्डअप हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।